आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। वक्फ इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं, सिर्फ दान है, केंद्र सरकार की सुप्रीम कोर्ट में दलील। सोनिया राहुल को पहुंचा 142 करोड़ रुपए का फायदा, नेशनल हेराल्ड केस में ईडी का कोर्ट में बड़ा आरोप। वायरल की तरह फैल रहा है देश में कोविड का नया वेरिएंट JN1, दिल्ली में 3 एक्टिव केस। अफगानिस्तान तक होगा CPEC प्रोजेक्ट का विस्तार, क्या भारत के खिलाफ चीन पाक की नई साजिश। दिल्ली से लेकर राजस्थान तक उमस और लू कर रही है परेशान। इजरायली हमलों में गाजा में 45 की मौत, कई महिलाएं शामिल। अमेरिका का गोल्डन डोम, 175 अरब डॉलर का वो कवच जो कर देगा हवाई और मिसाइल हमलों को नाकाम। परेश रावल ने अचानक छोड़ी हेरा फेरी 3, सुनील शेट्टी को लगा झटका। भारत में रेड 2 ने टॉम क्रूज का मिशन किया फेल, मंगलवार को गाड़े सफलता के झंडे। और BCCI ने सौरव गांगुली के साथ कर दिया बड़ा खेल। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वक्फ इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं बल्कि सिर्फ एक दान की प्रक्रिया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि वक्फ बोर्ड सिर्फ धर्मनिरपेक्ष कामकाज करते हैं, जबकि मंदिर पूरी तरह धार्मिक संस्था होते हैं और उनका प्रबंधन मुस्लिम व्यक्ति भी संभाल सकता है। तुषार मेहता ने कहा कि वक्फ एक इस्लामी विचार है, लेकिन यह इस्लाम का मूल या अनिवार्य हिस्सा नहीं है। यह केवल इस्लाम में दान देने की व्यवस्था है, जैसे ईसाई धर्म में चैरिटी, हिंदू धर्म में दान और सिख धर्म में सेवा की परंपरा होती है, वैसे ही वक्फ है। मुस्लिम पक्ष द्वारा अपनी दलीलें पेश करने के एक दिन बाद अपनी दलीलें पेश करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि वक्फ बाय यूजर लंबे समय तक धार्मिक उपयोग के आधार पर किसी जमीन को वक्फ घोषित का प्रावधान अब नए कानून में हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि किसी को भी सरकारी जमीन पर अस्थायी अधिकार नहीं मिल सकता। सरकार ऐसी जमीन को पुनः प्राप्त कर सकती है, चाहे वह वक्फ घोषित कर दी गई हो। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दाखिल प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट यानी अभियोजक शिकायत पर आज सुनवाई हुई। यह मामला नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ा है, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत अन्य नाम शामिल है। प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट को बताया कि मामले में आरोपित सोनिया और राहुल गांधी ने अपराध की आय में 142 करोड़ रुपए का फायदा लिया। केंद्रीय एजेंसी का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने कहा कि आरोपी अपराध की आय का आनंद तब तक ले रहे थे जब तक कि प्रवर्तन निदेशालय ने नवंबर 2023 में नेशनल हेराल्ड से जुड़ी 751.9 करोड़ रुपए की संपत्तियों को जब्त नहीं कर लिया। ईडी ने आगे दावा किया कि गांधी परिवार ने न केवल अपराध की आय हासिल करके मनी लॉन्ड्रिंग की, बल्कि उस आय को अपने पास रखकर भी इस अपराध को जारी रखा। पिछले कुछ हफ्तों में भारत सहित पूरे एशिया में कोविड-19 के मामलों में फिर से इजाफा देखने को मिला है। 2019 से शुरू हुए इस जानलेवा वायरस का आतंक फिर से सिर उठाता नजर आ रहा है। खासकर सिंगापुर, हांगकांग, थाईलैंड और चीन जैसे देशों में संक्रमण के नए मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं भारत में भी 19 मई 2025 तक कुल 257 सक्रिय मामले देखे गए हैं। इसमें सबसे ज्यादा केस केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में सामने आए। दिल्ली में 3 एक्टिव केस हैं। वहीं गुजरात, कर्नाटक, हरियाणा, राजस्थान और सिक्किम में भी कुछ नए मामले मिले हैं। इस बार संक्रमण की मुख्य वजह JN1 वेरिएंट और उसके सब वेरिएंट LF7 और NB1.8 माने जा रहे हैं। चीन ने एक बार फिर वह कदम उठाया है जो दीर्घावधि में भारत के हितों पर प्रहार करने की क्षमता रखता है। बुधवार को बीजिंग में चीन के विदेश मंत्री होंग यी ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार और अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री मौलाना आमिर खान मुत्तकी के बीच एक बैठक में यह फैसला हुआ कि चीन प्रायोजित ढांचागत कनेक्टिविटी की परियोजना बॉर्डर रोड इनिशिएटिव में अफगानिस्तान भी शामिल होगा। इस परियोजना के तहत चीन की औद्योगिक शहरों को जोड़ने वाला सड़क मार्ग का पाक अधिकृत कश्मीर से होते हुए गवादर पोर्ट तक जाता है। अब इस पोर्ट से अफगानिस्तान को जोड़ने की चीन की मंशा परवान चढ़ेगी।
दिल्ली एनसीआर समेत देश भर के कई राज्यों में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल चुका है। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी के साथ बीच बीच में आंधी बारिश भी हो रही है। इस बीच मौसम विभाग ने कल के लिए वेदर फोरकास्ट जारी किया है। कल कई इलाकों में भारी बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी है, जबकि अन्य हिस्सों में गर्मी और लू का प्रकोप जारी रहेगा। दिल्ली और एनसीआर में कल आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। गरज चमक के साथ हल्की बारिश और धूल भरी हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। यह स्थिति गर्मी से थोड़ी राहत दे सकती है, लेकिन उमस बनी रहेगी। इजराइल और हमास के बीच जारी भीषण जंग थमने का नाम नहीं ले रही। गाजा के अस्पतालों ने बताया कि इजरायली हवाई हमलों में बुधवार को कम से कम 45 लोगों की मौत हो गई। इसमें से 1 हफ्ते का शिशु और कई महिलाएं भी शामिल है। इजराइल की ओर से यह सैन्य कार्रवाई ऐसे समय में तेज हुई है जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ रहा है। सहायता समूहों के मुताबिक इजराइल ने मंगलवार को गाजा में मानवीय मदद के लिए दर्जनों ट्रकों को प्रवेश की अनुमति दी। हालांकि यह मदद उन लोगों तक नहीं पहुंच पाई जो बहुत जरूरतमंद थे। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने मंगलवार को शाम को कहा कि मदद गाजा में प्रवेश कर चुकी है, लेकिन इजरायली सेना ने मदद सामग्री अलग अलग ट्रकों में लोड होने के बाद सहायता कर्मियों को उसे वितरण स्थल तक पहुंचाने का समय नहीं दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि उनके देश के गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम के एक डिजाइन का चुनाव कर लिया है। ये अमेरिका का भविष्य का मिसाइल डिफेंस सिस्टम होगा। ट्रंप ने कहा कि उनके मौजूदा कार्यकाल के आखिर तक यह सिस्टम काम करना शुरू कर देगा। दोबारा व्हाइट हाउस में आने के कुछ दिनों बाद ट्रंप ने इस सिस्टम को लाने की मंशा जता दी थी। उनके मुताबिक इसका लक्ष्य अमेरिका को अगली पीढ़ी के हवाई खतरों से लड़ने में सक्षम बनाना है। इनमें बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के खतरों से निपटना भी शामिल है। परेश रावल के फिल्म हेरा फेरी 3 के छोड़ने के बाद हलचल मची हुई है। अक्षय कुमार ने एक्टर पर 25 करोड़ रुपए का मुकदमा कर दिया, तो वहीं डायरेक्टर प्रियदर्शन का मन दुखी है। प्रियदर्शन इस बात से परेशान है कि परेश ने यह फैसला लेने से पहले उन्हें कोई जानकारी क्यों नहीं दी। इस बीच हेरा फेरी के श्याम यानी एक्टर सुनील शेट्टी का रिएक्शन भी सामने आ गया है। सुनील का कहना है कि परेश की फिल्म छोड़ने से उन्हें बड़ा झटका लगा है। सुनील शेट्टी इन दिनों अपनी फिल्म केसरी वीर द लेजेंड ऑफ सोमनाथ का प्रमोशन कर रहे हैं। प्रमोशन के दौरान उनसे फिल्म हेरा फेरी 3 को लेकर चल रहे विवाद पर सवाल किया गया। परेश रावल के प्रोजेक्ट से पीछे हटने पर उन्होंने कहा कि ये नहीं बन सकती, ये 100% परेश रावल के बिना नहीं बन सकती। मेरे और अक्षय के बिना इसके बनने का फिर भी 1% चांस है, लेकिन परेश जी के बिना 100% नहीं बन सकती, बिल्कुल भी नहीं। राजू और श्याम अगर उन्हें बाबू का साथ ना मिले तो ये चलेगा ही नहीं। अजय देवगन की क्राइम ड्रामा सीरीज इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर किसी भी फिल्म को टिकने नहीं दे रही। पहले इस फिल्म ने सनी देओल की फिल्म जाट को सिंहासन से उतारा। उसके बाद अक्षय कुमार की केसरी चैप्टर 2 का भी रेड 2 ने काम तमाम कर दिया था। भूल चूक माफ के थिएटर पोस्टपोन के बाद अक्षय देवगन की मूवी खुले मैदान में अभी खेल रही थी कि इस बीच 17 मई को इंडिया में टॉम क्रूज की मिशन इम्पॉसिबल आ धमकी। हालांकि रेड 2 ने मंगलवार को इस हॉलीवुड फिल्म के भी बॉक्स ऑफिस पर कब्जा करने के मिशन को चकनाचूर कर दिया। टॉम क्रूज की मिशन इम्पॉसिबल की फैन फॉलोइंग विदेशों में जितनी तगड़ी है उतनी इंडिया में भी है, लेकिन इनकम टैक्स ऑफिसर अमय पटनायक के आगे इथन हंट का एक्शन भी फीका पड़ गया है। 20वें दिन भी घरेलू बॉक्स ऑफिस पर रेड 2 का जलवा साफ तौर पर देखने को मिला। आईपीएल 2025 का फाइनल मुकाबला अब अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। पहले यह मुकाबला कोलकाता में होना तय हुआ था, क्योंकि पिछले साल कोलकाता नाइट राइडर्स ने खिताब जीता था। ऐसा नियम है कि जो टीम गत विजेता होती है उसी के घरेलू मैदान में उद्घाटन मुकाबला और फाइनल खेला जाता है। इस बार उद्घाटन मुकाबला ईडन गार्डन्स में हुआ था। इसके अलावा अहमदाबाद को क्वालिफायर 2 की मेजबानी दी गई है। वहीं न्यू चंडीगढ़ के नए स्टेडियम मल्लारपुर में क्वालिफायर 1 व एलिमिनेटर मुकाबला खेला जाएगा।
पहले ये दोनों मुकाबले हैदराबाद में खेले जाने थे। बीसीसीआई ने मंगलवार को प्लेऑफ मुकाबलों के स्थलों की घोषणा की, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। खास तौर पर फाइनल और क्वालिफायर 2 को कोलकाता से अहमदाबाद में शिफ्ट करना मुश्किल था, क्योंकि पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने दोनों मैच अपने घरेलू मैदान में करना चाहते थे।